A very good evening to all of you. Today we will be discussing our last topic, that is apoptosis. और apoptosis के बारे में आप सब लोग जानते होंगे. क्या क्या जानते हो आप सब? Yes, what exactly is apoptosis? PCD होता है, ओके, प्रोग्राम्ड सेल डेथ. अपोप्टोटिक फैक्टर्स होते हैं, ओके, साइलेंट होता है, ओके. तो अपोप्टोसिस जो है, इसको पढ़ने के लिए पहले एक ओवरव्यू अगर मैं देखूं तो उस ओवरव्यू में यह आएगा कि कुछ प्रोटीन्स होंगे जिनको अपन अपोप्टोटिक प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि अपोप्टोसिस करेगी. इसका एकदम ऑपोजिट होता है एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स. तो ये क्या करेंगे? ये अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को इनिबिट करेंगे. तो अगर मैं अपोप्टोटिक की बात करूं तो इसके अंदर आपका आ गया बैड, आ गया बैक्स, आ गया. एंटी अपोप्टोटिक में BCL होता है, 2 होता है, XL होता है. यस, तो काफ़ी सारे अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, काफ़ी सारे ये कुछ एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं. तो अपोप्टोसिस करने के लिए अपोप्टोटिक प्रोटीन्स का होना जरूरी है. वो इस मैकेनिज्म को आगे लेके जाएंगे. अब ये प्रोटीन्स हैं, ये 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अपोप्टोसिस के लिए. इनको भी और प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये क्या करते हैं, सिग्नलिंग के अंदर जैसे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं उस तरीके का रोल होता है बैड या फिर बैक्स या फिर अपोप्टोटिक प्रोटीन्स का. तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में आते हैं, कुछ ना कुछ ये इनिशिएट करते हैं और अपोप्टोसिस होता है. एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक प्रोटीएज होता है जो कि डिस्ट्रक्शन में काम आता है सेल के, और इसको अपन क्या कहते हैं, कैस्पेज. कैस्पेज जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है C फॉर सिस्टीन, ASP फॉर एस्पार्टेट. तो सिस्टीन एस्पार्टेट प्रोटीएज होता है एक तरह का. तो जो एस्पार्टेट रेसिड्यूज होती हैं उनके आगे कट लगाता है. और कट किसका लगाता है? ये प्रोटीएज है. तो कुछ प्रोटीन्स जैसे ग्रोथ फैक्टर वाली प्रोटीन्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं जिससे ग्रोथ नहीं होती है, और एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं. इस तरीके से आपका एपोप्टोसिस होता है. तो इसकी अपन सिग्नलिंग देखेंगे, इसके अंदर होता क्या क्या है वो देखेंगे अपन. C एलिगेंस के अंदर एपोप्टोसिस कैसा होता है, क्योंकि C एलिगेंस के अंदर एपोप्टोसिस की सिग्नलिंग जो है वो कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में. तो उसमें 2-3 प्रोटीन है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए. और क्या पढ़ते हैं इसके अंदर गाइस? बस पाथवे पढ़ते हैं. यस, एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है. एक्सट्रिंसिक में बाहर से सिग्नल आता है, इंट्रिंसिक में अंदर से सिग्नल आता है. तो अपन चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर. तो अपोप्टोसिस जो है, जैसा आप बता रहे थे, PCD प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, या फिर सेलुलर सुसाइड बोलते हैं अपन इसको. बट अपोप्टोसिस जो होता है वो एक ऑर्डरली प्रोसेस होता है, मतलब वो वेल डिफाइंड होता है आपकी बॉडी में, आपके सेल के अंदर क्लियर होता है कि कैसे करना है अपोप्टोसिस, उस तरीके से ही होता है. किसी और चीज़ का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है आसपास वालों का. ओके. एंड अपोप्टोसिस होने के बाद में जो सेल का कंटेंट है उसको पैक किया जाता है कुछ पैकेट्स में, और फिर गार्बेज कलेक्शन किया जाता है इम्यून सेल्स के द्वारा. तो जैसे आपने देखा होगा घर के बाहर कचरा लेने वाले आते हैं, तो अपन जो भी आपका डैमेज्ड पोर्शन है या फिर कुछ ख़राब हो गया, कचरा हो गया, उसको अपन डस्टबिन में डालते हैं. म्यूनिसिपलिटी वाले आते हैं तो अपन उनको एक बैग दे देते हैं जिसके अंदर सारा गार्बेज होता है. तो सेम चीज़ इम्यून सिस्टम का रोल होता है, वो भी सफाई करने वालों की तरह निकलते हैं, जो भी कचरा वगैरह होता है उसको पिकअप कर लेते हैं वो. तो अपोप्टोसिस, ये जो इम्यून सेल्स हैं ये लोग उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इंगल्फ कर लेंगे, उसके अंदर कुछ डिस्ट्रक्शन कर देंगे और ज़्यादा, और फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देंगे. तो टॉक्सिन के अंदर या फिर जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके अंदर वो निकल सकता है. एपोप्टोसिस रिमूव सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड एलिमिनेट पोटेंशियली कैंसरस एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड मेंटेन बैलेंस इन द बॉडी. तो काफ़ी सारे रोल है डेवलपमेंट के अंदर. आपने देखा होगा कि जो आपका फिंगर होता है, फिंगर डेवलपमेंट के अंदर आपका हैंड ओरिजिनली ऐसा होता है. अब उसके अंदर एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो है काम करती हैं इस डायरेक्शन में, तब आपको 5 अंगुलियां मिलती है.
ओके, तो यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे भी पहले स्किन हुआ करती थी, बट ये अपोप्टोसिस की वजह से सेल डेथ हुई है यहाँ से, और आपकी अंगुलियाँ जो हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी की अंगुलियाँ जो है चिपकी हुई रह जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अपोप्टोसिस नहीं हो पाता है, इस वजह से वो चिपक के रह जाती हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर फिंगर फॉर्म्ड? दैट इज़ बिकॉज ऑफ एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में सेल की डेथ होती है, बट इससे बेनिफिट होता है, आपकी फिंगर्स बन रही हैं। कैंसरस सेल जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए एपोप्टोसिस होता है, या फिर कुछ वायरस इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोरोना में भी देखें अगर, तो वहाँ पे भी जो है एपोप्टोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो आपका वायरल सेल है उसको एक्सटर्नल सिग्नल मिलता है डेथ का, या फिर जो आपके इम्यून सेल्स हैं उसको इंगल्फ कर लेते हैं और एपोप्टोसिस उसका करवा देते हैं। तो काफ़ी यूज़ होता है एपोप्टोसिस का। अब एपोप्टोसिस जो है उसको अपन नेक्रोसिस के साथ में कंपेयर करते हैं। तो एपोप्टोसिस आपने बोला प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, बट नेक्रोसिस जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। नेक्रोसिस में जो आपका सेल है या फिर टिश्यू है वो किल तो हो जाता है, बट उसके बाद में वो इन्फ्लेमेशन कर सकता है, मतलब इम्यून जो आपका सिस्टम है उसको प्रोवोक कर सकता है। यस, तो नेक्रोसिस में आप डेथ भी कहते हो, जैसे टिश्यू डेथ बोलता हूं मैं, तो टिश्यू जो है उसकी डेथ हो गई है, जबकि सेल डेथ होता है आपका एपोप्टोसिस। तो अब क्या सेल का नेक्रोसिस नहीं होता? सेल का नेक्रोसिस भी होता है, बट जब सेल का नेक्रोसिस होता है तब वो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है, बाहर की साइड रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, तो इम्यून सिस्टम आपका प्रोवोक हो जाता है। बट एपोप्टोसिस जब होता है तब इम्यून सिस्टम उसको कुछ नहीं देखता है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, नेक्रोसिस प्रोग्राम नहीं है, इसलिए आपको अलग अलग रिस्पॉन्सेज इम्यून के मिल जाएंगे। दीज आर द टू वेज बाय विच अ सेल डाई इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर किल्ड बाय द थिंग्स दैट हार्म देम सच एज टॉक्सिक केमिकल्स और फिजिकल इंजरी। तो जो एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं उनसे आपका नेक्रोसिस होता है, जबकि प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है एपोप्टोसिस होती है। इनके अंदर सर्कमस्टेंसेस के डिफरेंस भी आते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस का मतलब हो गया कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है किसी टिश्यू को या फिर किसी सेल को, तो उसका नेक्रोसिस हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी किसी फैक्टर की वजह से। बट अगर सिग्नलिंग से अगर उसकी डेथ हो रही है तो अपन उसका एपोप्टोसिस बोलेंगे। तो सर्कमस्टेंसेस का चेंज हो सकता है। नेक्रोसिस जो है एक मैसी प्रोसेस है और इम्यून रिस्पॉन्स जैसे इन्फ्लेमेशन को प्रोवोक करता है, जबकि एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता है, वो आराम से बिना किसी दिक्कत के, बिना इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करे चलता रहता है। तो ये है आपका नेक्रोसिस। इसमें आप देख सकते हो कि नेक्रोसिस हुआ क्यों, क्रोमेटिन आपका क्लम्प हो गया है। अब आपको पता होगा क्लम्प क्या होता है। यस गाइज, व्हाट इज क्लम्प? क्रोमेटिन क्लम्पिंग। यस, क्लस्टर, मतलब वो चिपक गया एक दूसरे के साथ में, उन्होंने मतलब एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना लिया, एग्रीगेट हो गए। यस, या फिर कोई ऑर्गेनली स्वेल अप हो जाती है। तो अगर ऑर्गेनली में सूजन आ गई है तो दैट मीन्स उस ऑर्गेनल के अंदर कुछ गलत हुआ है, इसकी वजह से उसकी साइज़ बढ़ती जा रही है, तो सेल उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसका नेक्रोसिस होने लग जाता है। या फिर फ्लोकुलेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्लोकुलेंट का मतलब आपको पता है? यस गाइस, फ्लोकुलेंट सुना है नाम कहीं? फ्लोकुलेंट नहीं सुना आपने? फंगस वगैरह में भी नहीं सुना? सुना है, ओके। तो आप ऐसे मान सकते हो कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसके जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको रिटेन नहीं कर पाता है। फ्लोकुलेंट जैसे फंगस के अंदर अगर आप देखोगे थ्रेड लाइक फंगस जो होती है, मोस्टली आप ये बायोरिएक्टर्स के अंदर देखते हो, जहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो कुछ फ्लोकुलेंट बनता है ऊपर, यस, हाइफे जैसा, उसको फिर रिमूव किया जाता है। यस, तो फ्लोकुलेंट माइटोकॉन्ड्रिया मतलब उसके अंदर कुछ आप कह सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप कह रहे हो कि वो स्वेल अप हो गई है, उसके अंदर स्विम करने लग गई साइटोप्लाज्म में, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर ये सब हो रहे हैं तो नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस में आप देख रहे हो कि सेल रप्चर हो चुका है, सारा मटेरियल जो है बाहर निकल गया। अब आपको पता है कि सेल वॉल जो होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो एक बैरियर की तरह बिहेव करती है, एनवायरनमेंट से दूर रखती है कुछ चीज़ों को, जिससे कि वो नॉर्मली फंक्शन कर सकें और एनवायरनमेंट भी नॉर्मल फंक्शन कर सके। एनवायरनमेंट में क्या है, इम्यून सेल्स है। अगर आप इसमें से प्रोटीन निकाल दोगे बाहर
तो इम्यून सिस्टम उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगा। तो इसलिए नेक्रोसिस जो है एक अनटाइडी स्टेप होता है, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर सिग्नल वही होते हैं मोस्टली, जैसे कि क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट हो गया या फिर कंडेंसेशन हो गया डीएनए का, साइटोप्लाज्म का सिग्रीगेशन नहीं हुआ है अगर, तो उस टाइम पे एपोप्टोसिस होता है। तो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगा, ब्लैब्स बनेंगे। ब्लैब क्या होता है, ये जो हैं आपके ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं सेल के ऊपर, मतलब सेल की सरफेस के ऊपर वो कंटेंट बाहर आने लग जाता है। फिर उसका क्या होता है, इम्यून सिस्टम सेल्स जो होती हैं वो उसको फेगोसाइटोसिस करके अंदर डाल लेती हैं और इसको क्लीव करके टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ कर देती हैं। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में ये डिफरेंस होता है। तो एपोप्टोसिस अपना इंपॉर्टेंट है। एपोप्टोसिस करने के लिए, क्योंकि एक सेल जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सेल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है और वो ECM से इंटरेक्ट करते हैं, सराउंडिंग सेल से इंटरेक्ट करते हैं, सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं। बट अगर इस सेल में डैमेज हो गया, इसको निकलना है बाहर, तो ऑब्वियसली अपन को उसका सबसे पहले वॉल्यूम में श्रिंकेज होगा इस सेल का, इसकी वॉल्यूम या फिर इसका स्ट्रक्चर जो है डिसइंटीग्रेट होगा, शेप चेंज कर लेगा। ये न्यूक्लियस या फिर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना अपना साइज़ जो है छोटा करने लग जाएंगे। एडिशन जो है नेबरिंग सेल से वो कम हो जाएगा, ब्लैब फॉर्म हो जाएगा सेल सरफेस पे। अब क्योंकि यहाँ पे ये सेल्स जो हैं इस जगह को कवर करेंगे, तो ये जो पूरा बनेगा स्ट्रक्चर ये इसके ऊपर ऐसे जम जाएगा। डाइसेक्शन ऑफ द क्रोमेटिन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड रैपिड इंगल्फमेंट ऑफ द कॉर्प्स बाय फेगोसाइटोसिस। तो जो भी इम्यून सेल होते हैं वो इसको फेगोसाइटोसिस करके चले जाते हैं। तो यहाँ से अब वापस, क्योंकि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं तो ग्रोथ होती रहती है। दोनों रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल? दोनों एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दे बोथ आर इरिवर्सिबल। एक बार एपोप्टोसिस हो गया तो फिर सेल नहीं बनेगा वापस, ओके। और नेक्रोसिस तो खास कर इरिवर्सिबल है क्योंकि उसमें तो फिर कोई स्कोप नहीं है, ओके। तो सिग्निफिकेंस क्या है एपोप्टोसिस का? जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट में काम आता है। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज़ और नहीं बताई थी, ओके। डेवलपमेंट में काम आता है, कैंसर हटाने के काम आता है, वायरस सेल्स को हटाने का काम आता है, या फिर मान लो किसी कारणवश आपके डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन हार्मफुल है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एपोप्टोसिस होने लग जाएगा। तो आपको अलग अलग पोटेंशियल जो म्यूटेशंस होते हैं उनसे बचाता है, किसी डिजीज़ होने से प्रिवेंट करता है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं इसके। तो सब सेल के पास में एपोप्टोसिस की पावर होती है। एपोप्टोसिस कन्वीनियंट वे है सेल्स को रिमूव करने के लिए, जिससे कि ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रहें, कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज़ नहीं करें। तो सम सेल्स नीड टू बी डिलीटेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो अपन देख चुके हैं। हैंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ गया वो डायग्राम, ये वाला। तो ये चीज़ मैंने बताई थी आपको कि एपोप्टोसिस होगा यहाँ पे। ये एक्चुअली माउस का हाथ है, हैंड है, उसके डेवलपमेंट के टाइम इसकी फ़ोटोज़ ली गई हैं। तो एम्ब्रियोनिक डे 12.5 पे वो ऐसा है और 13.5 पे वो ऐसा है, मतलब एक दिन में एपोप्टोसिस जो है उसने काफ़ी अच्छा उसके हाथ बना दिए हैं। For instance, to whittle an integrate structure like hand out of a large block of tissue, some cells are abnormal and could hurt the rest of the organism if they survive. Such cells with viral infection or DNA damage, they also undergo apoptosis. Cells in an adult organism may be eliminated to maintain balance. तो आपको पता होगा हेफलिक लिमिट होती है, सुना है नाम? हेफलिक लिमिट होता है कि एक सेल जो है वो हमेशा ज़िंदगी भर डिवाइड नहीं कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है डिवीज़न की, उसके बाद में उसको एपोप्टोसिस के लिए जाना ही पड़ता है, सबको अलविदा कहना पड़ता है उसको एक टाइम के बाद में। तो उससे होता क्या है, बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर एक सेल डिवाइड ही करता रहेगा लाइफ लॉन्ग, तो फिर नए सेल्स जो बन रहे हैं उनको फिर जगह नहीं मिलेगी सर्वाइव करने के लिए, जगह नहीं मिलेगी स्टेब्लिश होने के लिए। तो पुराने सेल्स को हटाना ज़रूरी है, नए को लाना ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए ये एपोप्टोसिस जो है वो नेसेसरी होता है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब अपन करते हैं बात एपोप्टोसिस इन योर सी एलिगेंस। और सी एलिगेंस में जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो डेवलपमेंट में मोस्टली सी एलिगेंस के टाइम ये देखा जाता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट अकर्स इन अ वेरी प्रिडिक्टेबल वे इन दी वॉर्म ऑफ सी एलिगेंस, क्योंकि सी एलिगेंस में एक तो सेल का नंबर बहुत कम होता है। 131 cells will die by apoptosis as the worm develops from a single cell to an adult. तो तब तक एक 131 सेल्स तो चले जाते हैं, डाई हो जाते हैं एपोप्टोसिस के थ्रू। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ये ज़रूरी है
जैसे आपकी फिंगर्स बन रही हैं। अदर एग्जाम्पल जैसे टेडपोल की जो टेल होती है, वो फ्रॉग में आपने देखा होगा, फ्रॉग में टेल नहीं होती है, जबकि टेडपोल जो होता है उसकी एक बहुत बड़ी पूंछ होती है। तो वो जो टेल है वो भी अपोप्टोसिस के थ्रू डिग्रेड होती है, और वो जब तक अडल्ट बनता है तब तक चला जाता है। अपोप्टोसिस इज ऑलवेज बेनिफिशियल। कुछ हार्म नहीं होता है अपोप्टोसिस का, क्योंकि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, तो इसलिए अपन हार्मफुल उसका कभी नहीं कह सकते। ओके, नेक्रोसिस के हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, वो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर सकता है, बट अपोप्टोसिस का कोई हार्म आज तक नहीं देखा गया है। ओके, और अपोप्टोसिस नहीं हो तो हार्म होगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली कैंसर हो सकता है। तो आपके सी एलिगेंस में जो सिग्नलिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सी एलिगेंस एसोसिएटेड डेथ प्रोटीन्स होते हैं ये। तो कैड 9 जो होता है ये अभी एक्टिव है, तो इसने एक्टिव होकर क्या किया है, कैड 4 को डीएक्टिवेट किया है। अब कैड 4 क्योंकि डीएक्टिवेट है इसलिए कोई भी सेल डेथ नहीं होगी। ये सिंपल है, नॉर्मल कंडीशन में जो सिग्नलिंग हो रही है उसके अंदर कैड 9 एक्टिवेट है, कैड 4 डीएक्टिवेट है। बट अगर डेथ सिग्नल आ चुका है तो डेथ सिग्नल सबसे पहले कैड 9 को इनएक्टिवेट करेगा, जिससे कैड 4 एक्टिवेट हो जाएगा। बट कैड 4 रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपोप्टोसिस के लिए, वो अगेन कैड 3 को सिग्नल देगा कि आप एक्टिवेट हो जाओ। वो एक्टिवेट होगा तो सेल डेथ होगी। तो सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कैड 3 है, बट जब सेल डेथ नहीं हो रही है, फिर ग्रोथ फेज चल रहा है, तब कैड 3 जो है वो इनएक्टिवेट रहता है, कैड 4 भी इनएक्टिवेट रहता है। ओके गाइज, ये क्लियर है? अब अपन आते हैं कैस्पेजेस पे। तो कैस्पेजेस जैसे मैंने बताया एक प्रोटीएज होता है ये, और जिसमें सिस्टीन एस्पार्टिक एसिड होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है एस्पार्टेट रेसिड्यू के बाद में। तो कैस्पेज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, ये हेल्प करता है आपका जो प्रॉपर सिग्नलिंग है, अभी अपन लास्ट में सिग्नलिंग देखेंगे कैसे होती है अपोप्टोसिस की, उसमें हेल्प करता है। तो दे आर डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ सिस्टीन प्रोटीएजेस दैट आर एक्टिवेटेड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ अपोप्टोसिस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग मोस्ट चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डेथ। तो क्योंकि एक सिग्नल जब आता है तो उसके बाद में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं, देन सेल डेथ होती है। तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कैस्पेज आएगा, कहीं ना कहीं आपके अपोप्टोटिक प्रोटीन्स आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ और प्रोटीन आएंगे, तब जाके एक सेल डेथ होती है या फिर अपोप्टोसिस होता है। तो इसका टारगेट क्या है कैस्पेसिस का? मोर देन अ डजन प्रोटीन काइनेसेस इंक्लूडिंग योर फोकल एडिशन काइनेसेस, प्रोटीन काइनेस बी, प्रोटीन काइनेस सी, राफ प्रोटीन, ये इसके टारगेट होते हैं। और ये आपको पता है, आप पढ़ चुके हो कि फोकल एडिशन काइनेसेस, पीकेबी, पीकेसी क्या काम आते हैं मोस्टली? यस गाइस, क्या काम आते हैं? ये सिग्नलिंग में काम आता है। किस तरह के सिग्नलिंग? यस, तो आप कह सकते हो कि ग्रोथ या फिर डिफरेंशिएशन या फिर डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ सिग्नलिंग जो होती हैं वो एफएके, पीकेबी, पीकेसी से होती है। जैसे अपन ने पीकेसी का देख रखा है कि जो पीकेसी है वो कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है और उसके अकॉर्डिंगली कुछ डेवलपमेंट होते हैं। पीकेबी मोस्टली इंसुलिन एसोसिएटेड होता है। तो सिग्नलिंग करते हैं, ग्रोथ की करते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर्स को आपको डिग्रेड करना है, तभी आपका डेथ हो पाएगी। तो ग्रोथ बंद होगी तो डेथ होगी, अगर ग्रोथ हो रही है तो डेथ होना पॉसिबल नहीं है। यस, AKT जिसको कहते हैं, पीकेबी। तो एफएके का इनएक्टिवेशन, क्योंकि ये सब भी प्रोटीन है, तो इनको डिग्रेड करने के लिए प्रोटीएजेस चाहिए, और वो होते हैं कैस्पेजेस। इनएक्टिवेशन ऑफ फोकल एडिशन काइनेसेस is presumed to disrupt the cell addition leading to detachment of the apoptotic proteins या फिर सेल्स फ्रॉम इट्स नेबर। ये आपको पता है FAK जो है मोस्टली इंटीग्रिन के साथ एसोसिएटेड होता है, और इंटीग्रिन जो है वो सेल टू ECM कांटेक्ट रखता है। और सेल टू ECM अगर आप FAK को बंद कर दोगे तो सेल ECM का कांटेक्ट टूट जाएगा और वो एंकर नहीं कर पाएगा और वहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो सेल डेथ के चांसेस हैं। आपका कैस्पेज है वो भी इनएक्टिवेट रहता है नॉर्मल कंडीशंस में, या ग्रोथ स्टिमुलस जब तक मिलता है तब तक वो प्रो कैस्पेज में रहता है। बट एज सून एज उस प्रो कैस्पेज का प्रोटियोलाइसिस होता है, मान लो ये आपका प्रो कैस्पेज है, तो इसका यहाँ से प्रोटियोलाइसिस होगा, अब ये एक्टिवेटेड कैस्पेज बनेगा, वो जाके आपके काम करेगा। इसके क्या क्या रोल होते हैं?
कैस्पेसेस के। तो एक तो हो गया आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को डीएक्टिवेट करना या फिर उनको क्लीव करना। दूसरा जो आपका लेमिन होता है न्यूक्लियर एनवेलप में, उसको भी ये डिस्टर्ब करता है, जिससे क्या होगा, आपका न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा। प्रोटीन ऑफ द साइटोस्केलेटन सच एज दोज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन, ट्यूबुलिन, जेलसोलिन। तो कुछ प्रोटीन जो आपके साइटोस्केलेटन एसोसिएटेड होते हैं, मोटर प्रोटीन्स खासकर, उनको भी ये क्लीव करता है। तो काफ़ी सारे प्रोटीन इसके टारगेट होते हैं। डीएनए को भी क्लीव करता है कैस्पेसेस, और उसका नाम होता है कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए, जिसको अपन कैड प्रोटीन कहते हैं। इट इज़ एन एंडोन्यूक्लियस। ध्यान रखना एंडो है, दिस इज नॉट एक्सो। एग्जाम में यही स्टेटमेंट होगा और वहाँ पे एक्सो लिखा हुआ होगा और आप फ्लो में लिख दोगे हाँ सही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, छोटी छोटी का। एंडोन्यूक्लियस होता है कैड एंड इज एक्टिवेटेड विच ट्रांसलोकेजेस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस वेयर इट अटैक्स द डीएनए एंड सर्व्स इट इनटू फ्रैगमेंट्स। तो डीएनए को तोड़ना सबसे पहला स्टेप होता है एपोप्टोसिस के अंदर, और अगर सेल डैमेज्ड है तो फिर सिग्नलिंग करता है वो एपोप्टोसिस के लिए। अगर सिग्नल बाहर से आ रहा है डेथ का, तो वो सबसे पहला काम करता है डीएनए को डिग्रेड करने का। अब कैस्पेसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है इनिशिएटर और एक होता है इफेक्टर या फिर एग्जीक्यूशनर। तो इनिशिएटर मतलब सेल साइकिल जब स्टार्ट होगी, मान लो ये इसका रिसेप्टर है और ये सिग्नल आया, तो सबसे पहली चीज़ जो इस सिग्नल को पकड़ेगी वो होते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस। अब ये इनिशिएटर जो होते हैं ये आपके इफेक्टर कैस्पेसेस को सिग्नल देते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले इनिशिएटर आएंगे फिर एग्जीक्यूशनर या फिर इफेक्टर कैस्पेसेस आएंगे। इसको याद कर लो आप कि 2 फिर 3 छोड़ के 5 फिर 3 छोड़ के कितना होगा 8 फिर 9 10, ये आपके इनिशिएटर होते हैं। बाकी रिमेनिंग जो है वो एग्जीक्यूशनर होते हैं या फिर इफेक्टर होते हैं। तो 8 9 10 2 5 ये याद होनी चाहिए आपको। 3 3 के गैप से हैं, 2 के बाद 3 का गैप 5, 3 का गैप 8, फिर 8 के बाद कंटिन्यूसली 10 तक, 8 9 10 इनिशिएटर और एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर जो होते हैं ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब डीएनए फ्रेगमेंट होने लगता है, क्योंकि एक कैस्पेस जब एक्टिवेट होगा, प्रो कैस्पेस से जब कैस्पेस बनेगा तो वो कैड प्रोटीन को भी एक्टिवेट करेगा। अब कैड प्रोटीन डीएनए को डिग्रेड करेगा, जैसे ही डिग्रेड करेगा अब आपका एक्टिवेट हो जाएगा एग्जीक्यूशनर इफेक्टर ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? मोस्टली कैड। सेल शेप लूज हो जाती है, एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म हो जाती है इंगल्फ बाय नियर बाय सेल्स। तो इन सब का जो रोल है या फिर इन सब की जो सिग्नलिंग है कि सेल को अब शेप लूज करनी है, एपोप्टोटिक बॉडी बनना है, फिर उसको इंगल्फ करवाना है किसी सेल से, तो वो सब इफेक्टर के या फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेस के काम होते हैं। अब बात करते हैं ये 2 प्रोटीन्स की एपोप्टोटिक प्रोटीन्स में। तो मैंने बताया था एंटी एपोप्टोटिक याद कर लो आप, BCL2, BCLXL एंड BCLW। बाकी रिमेनिंग जो भी नाम होगा वो होगा आपका एपोप्टोटिक। तो अपोप्टोटिक का काम क्या है? अपोप्टोसिस करवाना। एंटी अपोप्टोटिक का काम क्या है? उसको रोकना। तो ये जो है इसको इनिबिट करेंगे। तो इनिबिट करेंगे तो अपोप्टोसिस नहीं होगा। ग्रोथ के टाइम पे ये चलेंगे, जब सिग्नल आएगा डेथ का तब ये चलेंगे और इनको इनिबिट कर देंगे। तो बिड, बैड, बैम, बैक्स, बैक, BCL, एक्सेस, ये सब इसमें BH3 ओनली फैमिली लिखा हुआ है। BH3 ओनली फैमिली एक क्लासिफिकेशन होता है प्रोटीन्स का, जिसके अंदर ये एपोप्टोटिक प्रोटीन भी आते हैं। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए BH3 ओनली फैमिली, तो आपको याद रखना है कि एपोप्टोसिस की बात कर रहा है, एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की बात कर रहा है। अब अपन अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एपोप्टोसिस के पाथवे। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से सिग्नल आता है। उसका एक सेल जो होता है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होंगे डेथ के, उसके बाद में सिग्नलिंग होगी और सेल डेथ होगी। इंट्रिंसिक अंदर से आता है, अंतरात्मा उसको बोलती है कि अब आपके मरने का टाइम हो चुका है तो आप कुछ करो। तो इट इज़ इंड्यूस्ड बाय इंटरनल सिग्नल्स। डीएनए डैमेज जो है वो मोस्टली ट्रिगर करता है एपोप्टोसिस को। ठीक है, 2 चीज़ें होती है। एक सेल जो होता है उसके अंदर अगर मान लो डीएनए में डैमेज आ गया तो 2 चीज़ें, या तो ये पूरे सेल की डेथ हो जाएगी या फिर आप उसका डीएनए रिपेयर कर सकते हो। तो बाई चांस डीएनए रिपेयर नहीं होता है किसी कारणवश, जैसा आपको पता है डीएनए रिपेयर में क्या क्या होता है आप सबको पता है। या तो मिसमैच होता है, डायरेक्ट रिपेयर भी होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, बेस BER एंड NER, बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर्स, डायरेक्ट रिपेयर्स होते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके के रिपेयर्स होते हैं। कई बार होता है आपकी बॉडी में कि या तो एज हो जाती है सेल की या फिर कोई और फैक्टर्स की वजह से डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है, तो उस टाइम सेल सिग्नल जो है वो करता है अपनी डेथ के लिए।
तो ग्रोथ फैक्टर्स उसके बंद हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए रिपेयर होने के बाद ही रेप्लिकेट हो सकता है। तो डीएनए रेप्लिकेट होगा तब ग्रोथ होगी। तो डीएनए जब तक डैमेज्ड है तब तक ग्रोथ सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा सेल, और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ग्रोथ फैक्टर्स एब्सेंट होंगे, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को ये सप्रेस करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ये चेंज करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स होंगे, अंदर से सिग्नल आएगा डेथ का, तो वो क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो वो इसके अंदर जो साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज करवा देते हैं। साइटोप्लाज्म में अगर साइटोक्रोम सी ज़्यादा हो गया तो वो अदर प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होके और एपोप्टोसिस करेगा। अब कैसे करेगा ये अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। तो कोई अगर पूछे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या क्या सिग्नल्स होते हैं, तो 3 सिग्नल यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। एक होता है FAS, एक होता है ट्रेल, और एक होता है नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। तो ये 3 सिग्नल्स हैं जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में बाहर से आते हैं मोस्टली। अब इन सिग्नल्स जो है इनको रिसेप्टर चाहिए। रिसेप्टर क्या होगा, फास्ट रिसेप्टर, ट्रेल रिसेप्टर। ट्रेल रिसेप्टर का नाम यहाँ पे DR454 लिख रखा है, या फिर 5 कुछ भी हो सकता है। और TNF का TNF रिसेप्टर, ये इनकी रिसेप्टर हो गए। और ध्यान से देखोगे तो रिसेप्टर जो हैं सारे तीनों ट्राइमेरिक हैं। नोटिस कर पा रहे हो आप, 3 है, 1 2 3। तो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं रिसेप्टर्स मोस्टली एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर, ये पूछ सकते हैं आपसे। फिर रिसेप्टर एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन्स होते हैं या डोमेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है FADD, FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो डेथ डोमेन का मतलब क्या हो गया, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज अ क्लस्टर ऑफ प्रोटीन जो कि फंक्शनल होता है या नहीं होता है, फंक्शनल प्रोटीन होता है, डोमेन होता है। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री में बताया था आपको MFD, MFD क्या होता है, मोटिफ, फोल्ड एंड देन डोमेन। तो डोमेन आपका फंक्शनल होता है, मोटिफ नॉन फंक्शनल होता है, और फोल्ड जो है वो भी नॉन फंक्शनल होता है। तो डोमेन आपका फंक्शनल टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो ये डेथ डोमेन होते हैं ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो FASL एक रिसेप्टर आएगा, एक लिगेंड आएगा, वो FGFR पे बाइंड करेगा जो कि रिसेप्टर है ट्राइमेरिक। उसके एसोसिएटेड कुछ डेथ डोमेन्स हैं, वो डेथ डोमेन्स जो हैं वो सिग्नल करेंगे कैस्पेज 8 एंड 10 को। कैस्पेज 8 एंड 10 कौन से हैं गाइस, कौन से हैं कैस्पेज 8 एंड 10? इनिशिएटर, ओके, इनिशिएटर का नाम बताया था मैंने, 2 5 8 9 10। ये इनिशिएटर होते हैं, मतलब इनिशियली ये काम आएंगे। तो आप देख रहे हो 8 10 आ गया। अब ये क्या करेगा, जो आपका इफेक्टर है या फिर एग्जीक्यूशनर है उसको एक्टिवेट करेगा। तो 3 6 7 जो है एग्जीक्यूशनर होते हैं, उनको एक्टिवेट करेगा। अब ये आगे चल के लेमिनिन प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, मतलब डिस्टेबलाइज करेंगे। PARP आपका जो DNA है उससे एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये होता है आपका शायद पॉली ADP एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि अगेन DNA के ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, तो उनको भी ये टारगेट करते हैं। तो आपका DNA जो है वो अब रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा और सेल डेथ के सिग्नल्स आपकी बॉडी में चले जाएंगे। अगर ये सब चला गया तो सेल अपोप्टोसिस की तरफ निकल जाता है। सेम चीज़ इसमें हो रही है, पहले इनिशिएटर कैस्पेज आएगा, इफेक्टर कैस्पेज आएगा, सेम चीज़ ये करेगा। सेम चीज़ आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर करेगा। इसके पास भी FADD होते हैं, देन इनिशिएटर, देन एग्जीक्यूशनर, देन ये आपका सिस्टम हो गया। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो एक ग्रोथ फैक्टर की तरह भी बिहेव करता है। ग्रोथ जिसको अपन कप्पा बी कहते हैं, NF कप्पा बी, सुना होगा आपने नाम NF कप्पा बी का। तो NF कप्पा बी की जो सिग्नलिंग है वो आपके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर करता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होता है और NF कप्पा बी को एक्टिवेट करता है। NF कप्पा बी जो है एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये न्यूक्लियस में जाता है, DNA के ऊपर बाइंड होता है और सेल सर्वाइवल के सिग्नल देता है। तो जब ये चल रहा होता है तब एपोप्टोसिस नहीं होता है, जब ये चल रहा होता है तब ग्रोथ नहीं होती है।
ये अलग अलग है। अब ये एन कप्पा बी की सिग्नलिंग जो है ये अपन 5th यूनिट में देखेंगे अच्छे से, तब और क्लियर होगी। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्लियर है आप सभी को? ये इनिबिटर्स याद रखना, फ्लिप इनिबिटर जो होता है, फ्लिप ये होता है इनिशिएटर का, और 11AP ये होता है आपका इफेक्टर का, 367 का। तो वैसे तो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब बनाते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, देखो लिगेंड है, फास्ट एल, TNF, ट्रेल, डेथ रिसेप्टर्स हो गए, एडेप्टर प्रोटीन्स हो गए, FADD, TRAD, देन प्रोकैस्पेज 8 जो कि इनिशिएटर है, ये क्या है आपका अगेन इनिशिएटर है जो कि एक्टिव हो गया है, ये प्रोकैस्पेज है, ये कैस्पेज है, एक्टिवेटेड वो आगे जाएंगे और अपोप्टोसिस करेंगे, सेम चीज़ें हैं। इंट्रिंसिक पाथवे पे आते हैं अपन। तो इंट्रिंसिक पाथवे है जो मोस्टली उसके स्टिमुलस होते हैं, जैसे DNA डैमेज हो गया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ गया है, हाइपॉक्सिया हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है सेल के अंदर, या फिर मेटाबॉलिक कोई स्ट्रेस है कि एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, जितने ATP रिक्वायर्ड होते हैं या फिर बनने चाहिए उतने नहीं बन पा रहे हैं, तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस आता है आपके सेल के अंदर। या फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है अगर सेल के अंदर, तो फिर स्ट्रेस आने लग जाता है आपके सेल के ऊपर, और वो अपने आप सिग्नल करता है, इंट्रिंसिक सिग्नल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर इंट्रिंसिक कुछ भी स्टिमुलस मिल रहा है तो BH3 ओनली प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको याद है BH3 ओनली प्रोटीन कौन से थे? दीज आर योर अपोप्टोटिक प्रोटीन्स, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था, बैड, बैक्स, बिड, बैम, काफ़ी सारे होते हैं। यस, अब ये क्या करेंगे, बैक्स और बैक को एक्टिवेट करेंगे, बैक भी होता है। ये दोनों अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं। इन अपोप्टोटिक प्रोटीन्स का काम क्या है कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे ही ये इंक्रीज करेंगे, साइटोक्रोम C आपका बाहर आने लग जाएगा न्यूक्लियस से। साइटोक्रोम C जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका नाम होता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स, या फिर ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स होता है एक। उस ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है आपका साइटोक्रोम C, एक होता है आपका APAF1। कहाँ से आया ये APAF1 जो है ये एक्चुअली एक तरह का आप कह सकते हो कुछ प्रोटीन है जो असेंबल होते हैं साइटोक्रोम C आने की वजह से। ओके, ये असेंबल होते हैं साइटोक्रोम आने की वजह से। और लास्ट है आपका कैस्पेज, और वो भी कौन सा, 9। ये तीनों जो हैं ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला, इसको अपन कहते हैं एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स। एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स जो है वो एक डिस्टिंग्विश फीचर है आपके इंट्रिंसिक पाथवे का। साइटोक्रोम C रिलीज होगा, वो एपोप्टोजोम बनाएगा। एपोप्टोजोम जो है वो कैस्पेज 9 के साथ एसोसिएटेड होके एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि एक तरह का टर्चरी स्ट्रक्चर, आई मीन 3 प्रोटीन्स होते हैं, ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है जो एक्टिवेट करेगा आपके एपोप्टोसिस को। तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है और ये इंट्रिंसिक पाथवे कैसे रिलेटेड हैं एक दोनों दूसरे से, तो आप देख सकते हो कि जो बिड है एपोप्टोसिस का प्रोटीन है, बट बिड अगर ट्रंकेटेड बिड बन जाए, ट्रंकेटेड का मतलब नॉन फंक्शनल बिड, पढ़ा है अपन ने, ट्रंकेटेड जीन होता है ट्राजीन, ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में देखा था। तो अगर ये ट्रंकेटेड हो जाता है तब ये एक्टिवेट करता है बैक को, और ये इनिबिट होता है आपके ये कौन से प्रोटीन्स हैं, BCL2, BCL-XL कौन से प्रोटीन्स हैं, दीज आर योर एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ओके, तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं वो इन दोनों को बंद करने की कोशिश करेंगे, बट ये दोनों एक्टिवेट किसको करेंगे, एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को, क्योंकि इनका काम भी अपोप्टोसिस का है। अगर ये नॉन फंक्शनल है तो भी ये स्टिमुलेट करेंगे अदर प्रोटीन्स को जो कि एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो हर चीज़ जो है वो एपोप्टोसिस कर रही है, मतलब जो मोस्टली एपोप्टोटिक प्रोटीन्स है वो एपोप्टोसिस कर रहे हैं, और जो नॉन एपोप्टोटिक है, एंटी एपोप्टोटिक है, वो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही है। बट अगर सिग्नल ही नहीं मिल रहा ग्रोथ का तो फिर डेफिनेटली एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का कोई असर नहीं होगा और आपकी सेल की जो है वो डेथ होने लग जाएगी। सिस्टम वही है, इनिशिएटर कैस्पेज एंड देन आपका इफेक्टर कैस्पेज।
तो और डिटेल में अगर आप देखोगे तो वही चीज़ें लिखी हुई है। बिड हो गया आपका, ट्रंकेटेड बिड हो गया। ट्रंकेटेड बिड माइटोकॉन्ड्रिया को भी स्टिमुलेट करता है, साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि ये आपका एफ है, ये साइटोक्रोम सी है, कैस्पेज 9 है, और फिर उसके बाद में इफेक्ट होता है और आपका जो एपोप्टोसिस है उसको अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताइए कि अगर ट्रॉफिक फैक्टर या फिर कैस्पेज एक्टिवेशन जो है, मतलब एपोप्टोसिस, अगर डेथ का सिग्नल है या फिर ग्रोथ का सिग्नल नहीं है तो क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल्स, तो आपका जो डीएनए है वो स्टिमुलेट करेगा आपके, मतलब जो भी आपका साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होंगे जो अपन पिछले डायग्राम में देख के आए हैं, उसमें साइटोक्रोम सी आपका बाहर निकलेगा, एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और BCL और बैक्स, ये देखो बैक्स प्रोटीन है आउटर मेम्ब्रेन में, तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि बैक्स प्रोटीन एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये प्रोटीन है, एक तरह का चैनल फॉर्म करेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर, और ये साइटोक्रोम सी को बाहर निकालने के लिए किसी और आयन को अंदर डालेगा। तो एक्चुअल फंक्शनिंग इसकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बट इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस आपको इतना याद रखना है साइटोक्रोम सी बाहर आएगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो इनिशिएटर एंड देन इफेक्टर कैस्पेसेस को एक्टिवेट करेगा। अब इसी चीज़ के बीच में यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है 1433 प्रोटीन। तो 1433 प्रोटीन का क्या रोल है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। मोस्टली जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो होती हैं, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स का मतलब हो गया BCL2 हो गया या फिर BCLXL हो गया, ये बाइंडेड रहते हैं 1433 प्रोटीन के साथ में, मतलब कि इनको पकड़ के रखता है वो। 1433 प्रोटीन जो है वो एक तरह का फॉस्फोसीरीन बाइंडिंग प्रोटीन है, फॉस्फोसीरीन बाइंडिंग प्रोटीन। अब 1433 नेमिंग कैसे करी गई है? इसके अंदर जो भी इनकी पोजीशंस होती है अमीनो एसिड की, उसके अंदर 1433 पे कुछ ना कुछ आप यूँ कह सकते हो कि मार्कर जैसा होगा, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है। तो जब सिग्नलिंग नहीं हो रही है ग्रोथ की, तब ये क्या करते हैं, ग्रोथ की सिग्नलिंग नहीं हो रही होती है, तब ये आपके एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को पकड़ के रखते हैं, वो कोई और काम नहीं कर पाएंगे और आपका जो सेल डेथ है वो ईजिली हो जाएगा। यस, काफ़ी जगह आप देखते हो, यस, नो डाउट इन दैट। बट अगर आपका ग्रोथ का सिग्नल आ चुका है तो ग्रोथ के सिग्नल के लिए मोस्टली PI3 काइनेसेस एक्टिवेट होते हैं। अब PI3 काइनेसेस आपको पता है, PI3 काइनेसेस क्या करते हैं, AKT काइनेस एक्टिवेट होगा और AKT काइनेस जो है वो बैड प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देगा। बैड प्रोटीन मतलब एपोप्टोटिक प्रोटीन्स अगर फॉस्फोरिलेट हो गए तो उनको बाइंडिंग, जो 1433 आपका जो प्रोटीन है, तो मैंने आपको क्या बताया, इट इज़ अ फॉस्फोसीरीन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसके सीरीन के ऊपर फॉस्फेट अटैच हो जाता है, उसकी वजह से बैड प्रोटीन जो है 1433 के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। अब वो एपोप्टोसिस नहीं कर पाएगा, और कैसे नहीं कर पा रहा है वो यहाँ पे आप देख रहे हो, एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन के साथ बाइंडेड है और उसको बंद करके रख रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। और ये बैड अगर रिमूव हो जाएगा किसी प्रोटीन से तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा सिग्नल, और कुछ नहीं रहेगा तो BCLXL जो है वो बैक्स को बंद करके रखेगा। ये चैनल भी बंद है और ये भी बंद है। अब साइटोक्रोम सी रिलीज़ नहीं हो पाएगा, साइटोक्रोम सी रिलीज़ नहीं होगा तो एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और आपका सिग्नलिंग जो है नॉर्मल रहेगा, मतलब जो ग्रोथ वाला फेज़ है वो चलता रहेगा। तो अब ये समझ आया आपको? किसको डाउट था, ये मनोशी को? तो जब ये एपोप्टोटिक प्रोटीन को बाइंड करता है तब ये एंटी एपोप्टोटिक को नहीं कर सकता है, और जब एंटी एपोप्टोटिक को करता है तो एपोप्टोटिक को नहीं कर सकता। ओके, बट अगर एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को बाइंड करना है तो उनको फॉस्फोरिलेट होना पहले ज़रूरी है। अगर वो फॉस्फोरिलेट नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स डीफॉस्फेट कर देंगे तो कैंसर, ये कैंसर नहीं होगा। यस, नहीं, डीफॉस्फेट किसको कर दोगे तो बैड प्रोटीन को। अच्छा 1433 फॉस्फोरिलेटेड नहीं है। 1433 एक नॉर्मल प्रोटीन है, फोल्डेड प्रोटीन है जो कि आपके सेल के अंदर घूमता रहता है। उसके अंदर एक साइट होती है जहाँ पे ओनली फॉस्फोरिलेटेड चीज़ें जुड़ सकती है। अब बैड भी एक प्रोटीन है, एपोप्टोटिक प्रोटीन तो है बट है तो प्रोटीन, उसके अंदर भी अमीनो एसिड्स होंगे,
उसके अंदर भी सीरीन होगा, और सीरीन जब फॉस्फोलेट होगा तो वो 1433 के साथ बाइंड कर लेगा। उसके साथ अगर वो एसोसिएट हो गया तो वो BCl XL को बंद नहीं कर पाएगा। BCl XL अगर बंद नहीं होगा तो वो बैक्स प्रोटीन को बंद कर देगा और साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, देखो, क्योंकि चीज़ें जो हैं ये इसको बंद कर रहा है, वो इसको बंद कर रहा है, बट आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि 1433 जो है उसको वो बैड प्रोटीन को फॉस्फोलिटेड फॉर्म में बाइंड करेगा, जिससे कि साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं होगा। यस, ट्रॉफिक फैक्टर मतलब ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि ग्रोथ हो रही है इसका मतलब अपोप्टोसिस नहीं करना है। डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है तो सेल को मरने से कोई मतलब नहीं है, तो ऑब्वियसली अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को बंद करके रखेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये सीन होता है, राइट वाला ये सीन नॉर्मल कंडीशंस का है। जब अपोप्टोसिस करना होता है तब ये डीफॉस्फोरेट होता है, इसके अंदर फॉस्फेटेजेस एक्ट करते हैं, ये अपनी जगह पे चला जाता है और अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यस 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 यस, बैड अगर फॉस्फेटेड फॉर्म में है तो अपोप्टोसिस नहीं करेगा, तो क्या कैंसर कॉज करेगा? मतलब ये खुद नहीं करेगा ऐसी बात, मतलब ये खुद नहीं कर पाएगा, बट हाँ अब क्योंकि ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है तो कोई और फैक्टर कैंसर जो कर सकता है, कोई भी म्यूटाजन जो है वो कैंसर कर सकता है, क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं है उसको, ये तो सिर्फ रोकने का काम कर रहा है। अगर आपने रोकने वाली चीज़ हटा दी है, अगर गार्ड को हटा दिया तो चोरी होगी, गार्ड को ही अगर आपने जेल में बंद कर दिया तो चोरी होगी। अगर गार्ड घूम रहा है तो वो चेक करेगा सबको, अगर गलती मिलेगी तो वो सेल को ख़त्म भी कर सकता है। ओके गाइस, कोई डाउट है किसी को? तो यही था आपका अपोप्टोसिस के अंदर। P53 का रोल क्या होता है आपको याद होगा? अच्छा, पहली बात तो ये सेल साइकिल इनहिबिटर्स में क्या 53 किया था अपन ने? 53 पढ़ा था अपन ने? पढ़ा था, मैंने बताया भी होगा उस टाइम, खैर चलो नहीं बताया तो अभी बताता हूँ कि जो P53 जो होता है, P53 गाइस, अपन जब अपन P53 एक्चुअली एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, मैंने कैंसर वाली क्लास में बताया भी होगा आपको। लेट मी शो यू दैट स्लाइड। ये यहाँ पे P53, तो P53 जो है वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। दैट मीन्स ये ट्यूमर को सप्रेस करके रखेगा, एक भी म्यूटेशन होगा इसके अंदर तो फिर ये उसको सप्रेस नहीं कर पाएगा ट्यूमर को, ट्यूमर हो जाएगा। ओके, तो ये कौन सा है, रिसेसिव का एग्जाम्पल है या डोमिनेंट का है? कौन से म्यूटेशन का एग्जाम्पल है? ये रिसेसिव का है। ओके, तो P53 जो है वो याद होगा AKT, आई मीन नॉट AKT, ATM ATR याद है आपको? अपन ने सेल सिग्नलिंग में किया था, ATM ATR एसोसिएटेड सेल सिग्नलिंग होती है। यस, तो ATM ATR काइनेजेस होते हैं, वो P53 को फॉस्फोलेट करते हैं। P53 फॉस्फोलेट होने के बाद में P21 नाम के एक जीन को एक्टिवेट करता है। P21 जो है वो सेल साइकिल को अरेस्ट करता है। P21 जो है वो सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, रेप्लिकेशन नहीं होने देता है वो सेल का। बट P53 जो है उसके पास में बैक्स बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बैक्स होता है अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। यस, तो बैक्स को अगर ये बाइंड कर लेगा तो एंड मतलब आप कह सकते हो अपोप्टोसिस जो है वो नहीं हो पाएगा। अपोप्टोसिस जो है वो नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है? सेम जैसे 1433 ने किया था। और कई बार P53 जो है वो अपोप्टोसिस करता भी है, और वो कैसे करता है
कि वो एंटी अपोप्टोटिक को भी पकड़ सकता है। ओके, तो अपोप्टोटिक हो या एंटी अपोप्टोटिक हो, किसी को भी पकड़ सकता है। और जो भी डिजायर्ड फंक्शन, अगर अपोप्टोटिक को पकड़ लेगा तो ग्रोथ होएगी, एंटी अपोप्टोटिक को पकड़ लेगा तो एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि वो किस फंक्शन के लिए अभी बैठा है, क्या कर रहा है। पर ये चीज़ याद रखना, उसके पास में बैक्स बाइंडिंग साइट्स होती हैं, इसलिए वो एपोप्टोसिस के अंदर कहीं ना कहीं काम आता है। अब आ गया। ओके, और कोई डाउट किसी को? P21 तो कैंसर को प्रिवेंट करता है सेल को अरेस्ट करके। ओके, तो बैक्स को इनिबिट करेगा तब तो कैंसर हो सकता है। यस हो सकता है पूनम, यस डेफिनेटली हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि P53 जो है वो अपोप्टोसिस भी करता है और सेल ग्रोथ भी करवाता है। P53 बहुत ही अजीब सा प्रोटीन है, बैक्स बाइंडिंग साइट्स इसके पास में होती है, तो ये प्रोटीन 33 की तरह भी बिहेव कर सकता है। और ये P53 जो है उस जो आपका बैक्स प्रोटीन है उसको न्यूक्लियस में भी लेके जा सकता है। ओके, क्योंकि P53 खुद एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, तो वो उसको न्यूक्लियस में अगर ले जाएगा तो डेफिनेटली वो अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि अंदर अगर बैक्स प्रोटीन न्यूक्लियस में चला गया तो डीएनए डैमेज करे बिना नहीं रहेगा, तो अपोप्टोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं रिसर्च पेपर भेज दूंगा आपको अभी लेटेस्ट, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि P53 क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ओके, ओके, और कोई डाउट किसी को? सो कोई डाउट नहीं है आपको तो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल अगेन, गुड नाइट, टेक केयर।